नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे और बड़े खबर से आपको रूबरू कराएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम बैठक आज होनी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक, रैलियों जुलूसों पर प्रतिबंध को लेकर यह अहम फैसला होने वाला है। तो थोड़ी देर में ही मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम बैठक होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ चर्चा करेंगे। तो सीईसी की 11:30 बजे स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक होगी। 12:30 बजे से राज्यों के सीएम के साथ भी बैठक होगी। तो बड़े खबर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो रैली चल रही है, जनसभाएं होनी है, प्रचार प्रसार में क्या पाबंदी रहेगी, छूट रहेगी, नहीं रहेगी, किस तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा, किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को भी ध्यान रखा जाएगा सारी चीजों को, क्योंकि देश में कोरोना और ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद ही खास, बेहद ही अहम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और कोरोना लगातार दस्तक दे रहा है, कोरोना का आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता देहरादून से अजीत कांबोज जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अनूप कुमार सिंह भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अजीत आपके पास आएंगे। अजीत, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, बेहद ही अहम कह सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव है और कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, डरावने आंकड़े आ रहे हैं। अजीत। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की ही बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 4,900 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जो साफ है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था, जिनकी मियाद आज समाप्त हो रही है। और आज अब जिस तरह से निर्वाचन आयोग यहाँ पर एक चर्चा करेगा तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पर चुनाव होने हैं, उनके साथ कोरोना की क्या अपडेट है, क्या स्वास्थ्य की तैयारियां की गई है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन तब विषयों को लेकर निर्वाचन आयोग मीटिंग करेगा। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसमें क्या अनुमति अब जारी की जाएगी, क्योंकि आज 22 जनवरी तक सभी तरह की राजनीतिक गतियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, रैलियां प्रतिबंधित की गई थी। तो ऐसे में चुनाव के नामांकन शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं राजनेताओं को ये चीजें खल भी रही हैं कि वो जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, केवल वर्चुअल माध्यम से ही उनको अपना जनाधार जोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की जो पत्रकार वार्ता होगी उसके बाद राजनेता का भविष्य भी काफी कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि क्या वो जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगे या फिर जो व्यवस्था अभी तक बनाई गई है इसको ही आगे तक भी लागू रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अजीत। अनूप कुमार सिंह भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनूप कुमार सिंह, अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। चुनाव आयोग के लिए कई चुनौतियां हैं। एक तो चुनाव करवाना सही समय पे, सही ढंग से और शांतिपूर्ण। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का संक्रमण, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अजीत कांबोज जानकारी दे रहे थे कि उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है, उत्तर प्रदेश में आंकड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस स्थिति में चुनाव आयोग क्या फैसला कर सकता है और क्या करना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनूप जी। देखिए, जिस तरीके से आयोग की है, पहले अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, किसी तौर पे उन सभी 5 राज्यों की जो सूचनाएं हैं उसको प्राप्त करेगा कि वाकई हकीकत क्या है। उसके बाद फिर जो मुख्य जो स्वास्थ्य सचिव है उनके साथ बैठक करेगा, क्योंकि वर्तमान सभी राज्यों के हालात बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकते। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा था ओमिक्रॉन का, कोरोना का 1 लाख से पार हो चुका था, लेकिन वर्तमान में आज की स्थिति बता दें तो करीब 95,000 के आसपास, यानी 1 लाख के नीचे आ चुका है। अब उसके बाद 12:30 बजे बिल्कुल बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं अनूप, तो लगातार उत्तर प्रदेश में आंकड़े हैं। हम आपको दर्शकों को भी बता चुके हैं कि आंकड़े हजारों की संख्या में बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अजीत, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और अनूप जी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को संभालने की जरूरत है। हालांकि सीएम, जो सभी राज्यों के सीएम हैं, उनके साथ निर्वाचन आयोग की बैठक होगी। पिछली बार की तुलना में हम देख चुके हैं कि पिछली बार कितना भयावह स्थिति बनी हुई थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी। इस बार कहीं स्थिति न बन जाए। हालांकि चुनाव है, इसलिए जो राजनीतिक दल है वो कह रहे हैं स्थिति काबू में है।
बिल्कुल, अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण है तो दूसरी तरफ चुनाव का प्रचार प्रसार है, तो दोनों ही मुद्दों को लेकर सभी को लड़ना होगा। राजनेताओं की अगर बात की जाए, कोरोना से ज्यादा उन्हें चिंता है अपने राजनीतिक भविष्य की। अगर वो जनता के बीच नहीं जाएंगे तो कैसे वो चुनाव में उनसे वोट मांगेंगे और कैसे वो आने वाले समय में अपनी सीट मजबूत करेंगे। वहीं अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के चलते हुए तमाम गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। कई स्थानों पर यहाँ पर नाइट कर्फ्यू प्रभावी किया गया है उत्तराखंड प्रदेश में, और साफ तौर पर जो बॉर्डर से एंट्रीज है उनको रेस्ट्रिक्टेड यहां पर किया गया है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि कोविड का जो बढ़ता संक्रमण है वो तेजी से ना पसारे। कल की ही अगर बात की जाए तो 4,900 से ज्यादा आंकड़े यहां पर दर्ज किए गए थे, जो साफ है कि जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ी है उसी के अनुसार यहां पर कोविड का संक्रमण भी बढ़ा है। अब मुख्यमंत्री खुद तमाम व्यवस्थाओं को यहां पर जांच रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव के साथ उनकी बैठकें हो चुकी हैं, और बड़ी बात है प्रदेश के राज्यपाल ने भी स्वास्थ्य सचिव को तलब किया था और उससे तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी यहां पर ली थी। तो आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग क्या अनुमति देगा, क्या परमिशन देगा, इसका अंतर फिलहाल इतना जरूर है कि अब चुनाव का नॉमिनेशन बिल्कुल अजीत, तो उत्तराखंड की बात करें, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 4,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, छोटे राज्य की स्थिति ये है, तो फिर यूपी जैसे राज्यों की स्थिति क्या हो सकती है? अनूप जी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का भी हाल यही है, तो योगी आदित्यनाथ से आज अगर मीटिंग होगी, क्योंकि बड़ा राज्य है, बड़े राज्य के सीएम है, क्या उनकी तरफ से कहा जा सकता है? हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियों को दिक्कतें तो हो रही है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जान है तो जहान है। अगर जान बचती है तो बाद में भी चुनाव के लिए जो तैयारी होती है, ये सारी कुछ है, वो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब रैलियां होती है, जनसभाएं होती है या नेता जुड़ते हैं, तो सारे जो पाबंदियां होती है, जो अजीत अभी जानकारी दे रहे थे कि पाबंदियां रखी जाती है, वो पाबंदियां गायब हो जाती है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं चुपचाप बैठ जाता है। देखिए, फैसला काफी महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के सामने है। अब चुनाव आयोग को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग पहले सभी जिस तरीके से चाहे मुख्यमंत्रियों से बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग से बात करें, सभी से बात करने के बाद फैसला लेगा। लेकिन फैसला बड़ा है, क्योंकि जिस समय अगर रैलियों को छूट अगर मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर देंगी। अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हो रहा था रैलियों में। कोरोना शायद ये जो बढ़ा है शायद उसी का कारण है। लगातार जिस तरीके से एक भीड़ का उमड़ रही थी रैलियों में, जो नेता थे वो लगातार अपनी भीड़ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे भीड़ के माध्यम से, और बड़ा खुश हो रहे थे। उसका नतीजा हुआ कि आज पूरे सभी राज्यों में देखो आज किस तरीके स्थिति क्या है कोरोना को लेकर के। अब चुनाव आयोग को फैसला लेना है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले नहीं उनकी प्रतिक्रिया आ गई है कि सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं भाजपा से वो टक्कर नहीं ले पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं वो हताश है, उनको रैली या फिर रैली करने की अनुमति चाहिए। तो ये तमाम बिल्कुल अनूप जी, बहुत बड़ी आपने जानकारी दी है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों और जो नेताओं के अंदर उबाल है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, जनसंवाद किया जाए, रैलियां किया जाए। लेकिन होता क्या है कि जो स्टेज में नेता होते हैं वो तो अपने आप को कुछ बचा भी सकते हैं, उनकी खबरें भी हम बताते हैं, वो भी यहां तक नहीं बचा पाते। लेकिन आम लोग जिनके पास मास्क खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, सैनिटाइजर के लिए पैसा नहीं होता, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, उनका क्या होगा? और राजनेताओं को समझने की बहुत जरूरत है। अपील भी यही है जनता टीवी की कि लोग समझे, राजनेता समझे, और पब्लिक को भी समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ आप जुड़े। अनूप कुमार सिंह, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर से आपके पास वापस आएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अलीगढ़ के रघुनाथ पैलेस जीटी रोड में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो अलीगढ़ के प्रमुख सामाजिक लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे बुलंदशहर के निकुंज हॉल प्रदर्शनी मैदान में घर घर जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर में रहेंगे, जो दोपहर 12 बजे देवबंद में घर घर संपर्क और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, संवाद करेंगे। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ कई प्रचारक बैठकें, संवाद और संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही संगठन से जुड़े नेताओं को आगे की रणनीति भी बताएंगे, अवगत कराएंगे। यह भी बता दें कि अमित शाह शामली और मेरठ में सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कैराना में दोपहर 2:30 बजे घर घर
संपर्क करेंगे। इसके बाद 3:15 बजे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ शामली में होटल ऑर्चिड में बैठक करेंगे। वहीं जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा आज दोपहर 1:30 बजे जेबीएस रिसोर्ट बाईपास रोड बिजनौर में बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर के विधानसभा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 3 बजे गजरौला पहुंचेंगे और सांसद कंवर सिंह तंवर के गजरौला निवास पर अमरोहा, मुरादाबाद और मेरठ विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनूप, अगर बात की जाए तो अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, प्रचार प्रसार, बड़ी रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और डोर टू डोर भी कैंपेन चला रहे हैं। देखिए अभिषेक, पहला पे जो फेस है वो पश्चिम में चुनाव है। पश्चिम में जो 58 सीटों पर चुनाव है उसमें भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले दिनों सभी ने देखा है किस तरीके से जो किसान आंदोलन चला और जो पश्चिम की सीटें हैं वो किसानों से जुड़ी हुई हैं। कहीं न कहीं बीजेपी के कड़ी टक्कर होने वाली है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व से लगा के उत्तर प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और घर घर जाकर के अपने वोट भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बीजेपी को आशंका है या फिर बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है कि पश्चिम में जिस तरीके से पिछले 2017 के चुनाव में एक प्रचंड बहुमत से जीत मिली थी, पश्चिम को फतेह किया था, इस बार भी कहीं न कहीं वो जीत दोहराई जाए। अभी आपने देखा कि किस तरीके से पश्चिम में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। ऐसे में कहीं न कहीं जातिगत आंकड़े अगर बात करें, करीब 16 प्रत्याशी ऐसे हैं जो आरएलडी ने जाट समुदाय से उतारे हैं, यानी कहीं न कहीं वो टक्कर जो होनी थी वो बढ़ चुकी है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कोशिश करेंगे कि वो जीत फिर से दोहराए। पार्टी के जो मुखिया है, जगत प्रकाश नड्डा की बात कर रहा हूं, वो वहां के जो अधिकारी, पश्चिम के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते नजर आएंगे, क्योंकि वो जमीनी हकीकत देखेंगे कि क्या किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए या फिर जिस तरीके से जो सोशल मीडिया से प्रचार चल रहा है वो घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेताओं की बात उन तक नहीं पहुंच पा रही, उनके हक की बात क्या है, कौन पार्टी नेता उनकी हक की बात कर रहा है, ये सब तमाम चीजें हैं। तो भाजपा ने आज पार्टी मुख्यालय से भी प्रचार वाहन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई थी। अब जो पश्चिम में कहीं न कहीं जो धावा बोला है पश्चिम जो भाजपा के पदाधिकारियों ने, वो चाहे केंद्रीय नेतृत्व से हो या फिर उत्तर प्रदेश के संगठन से हो, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं भाजपा अपनी पूरी रणनीति के अनुसार पश्चिम में उतरी है और निश्चित तौर पे इस तरीके से कोशिश करी तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस तरीके से पश्चिम के लोग भाजपा को देखते हैं, कितना हित। लेकिन अनूप जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी भी जो किसान आंदोलन चला है 1 साल से ज्यादा, और उसके बाद जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ है, किसानों के साथ जो निर्मम हत्या की गई है, वो अभी मुद्दा अभी भी भनक रहा है, किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। और बीजेपी के लोग जब जा रहे हैं किसानों के पास, क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ वीडियो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो नाराजगी साफ तौर पर देखी जाती है। तो क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराजगी है किसानों को? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से वहां पश्चिम में नाराजगी थी, बहुत बड़ी नाराजगी थी। हालांकि बीजेपी ने बहुत ज्यादा अपनी गलती सुधार ली है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हालात थे पश्चिम में, बीजेपी को कोई भी किसान या फिर वहां के लोग देखना पसंद नहीं करते थे, वहां के नेताओं को विरोध होता था, भगाने की स्थिति बन जाती थी। कम से कम वो अब बीजेपी के लिए लंघन खत्म हो चुकी है। हाँ, ये है कि नाराजगी है, क्योंकि मामला अभी ताजा है, जो घाव है, जो दर्द है किसानों का अभी ताजा है, क्योंकि अभी आंदोलन बहुत ज्यादा दिन खत्म नहीं हुए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं किसान को लेकर के या फिर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि किसान उनसे जो नाराज थे वो उनकी जो समस्याएं हैं वो सुने और सरकार ने क्या कुछ किया किसानों के लिए, ये सब बातें उन तक पहुंचाई जाएं और किसान जो रूठे हैं। बिल्कुल अनूप जी, तो कह सकते हैं कि बीजेपी दमखम से लगी हुई है, पूरी ताकत झोंक रखी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इसका असर चुनाव में कितना पड़ेगा और कितना बीजेपी को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के लिए आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रचार रथ जो कि जिले के अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने और प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे, जो बीजेपी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे और उनकी तरफ से किए गए कामों को लोगों को बताएंगे और आगे के जो वादे और दावे हैं उसको भी गिनाने का काम ये रथ करेंगे। पर बुलडोजर चलाने वाली पहले उत्तर प्रदेश की सरकार कोई है, कारण योगी सरकार है मित्रों। इसलिए आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कि हमारे सामने आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी जैसा नेतृत्व है। गरीबों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार जो नारा दिया था वह समाप्त किया, गुंडागर्दी समाप्त किया है। मैं आपके बीच में आया हूं, फिर आपका आशीर्वाद इसमें हम सबको प्राप्त हो और पुनः सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर पुनः गरीबों की सेवा करना यही जीवन का लक्ष्य है हम सबका। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सिराथू दौरा है। सिराथू दौरा अहम है क्योंकि सिराथू से ही उम्मीदवार के रूप में डिप्टी सीएम को रखा गया है। वो उन प्रत्याशी के तौर पर सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों को घोषित होने के बाद सिराथू में पहला दौरा विधानसभा सीट से प्रचार अभियान को तेज करेंगे, शुरुआत करेंगे। ग्राम प्रधानों के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सिराथू विधानसभा के दौरे पर आज रहेंगी केशव प्रसाद मौर्य। उनकी खुद की विधानसभा सीट है और यहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। आज ग्राम प्रधानों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। अब तक सियासत से दूर रही उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, ये जानकारी आ रही है। ये बात उन्होंने खुद कही है। प्रियंका ने कहा है कि पिछले 1 माह से पार्टी के भीतर ये बात चल रही थी कि मुझे यूपी में चुनाव लड़ना चाहिए। प्रियंका कहां से चुनाव लड़ेगी ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। बता दें कि योगी के सामने चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो योगी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार भी नहीं है और कांग्रेस ने प्रदेश के 7.5 करोड़ युवा वोटरों को साधने के लिए युवा घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अब तक अपने 166 प्रत्याशियों के नाम 2 सूचियों में जारी किए हैं, जिनमें से 117 चेहरे नए हैं। अब इन्हीं नए चेहरों के भरोसे चुनाव जीतने का फार्मूला सफल बनाने के लिए प्रियंका खुद भी चुनाव के मैदान पर उतरने का मन बना चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में हुकुम और हसन परिवार कई बार राजनीतिक रूप से आमने सामने आए, लेकिन दोनों घरानों की बेटियां पहली बार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान पर होंगी। कैराना सीट पर एक और बहू हुकुम सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने उनकी बेटी मृंगाका सिंह जीत के इरादे से उतरी है, तो दूसरी तरफ राजनीति में अपनी भविष्य तलाश रही हसन परिवार के इकरा हसन पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में मृगांका सिंह बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए हसन परिवार की बेटी इकरा हसन भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान पर उतर गई हैं। आपको बता दें कि उनके भाई और कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन गठबंधन के प्रत्याशी हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले केएल राहुल अब लखनऊ आईपीएल टीम की कप्तानी करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोल्निस और भारतीय लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का नाम भी लखनऊ टीम में शामिल है। लखनऊ आईपीएल टीम में मालिक संजीव गोयनका ने देर शाम इन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। टीम ने राहुल को 17 करोड़, मार्कस स्टोनिस को 9.2 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए और बिश्नोई को 4 करोड़ में खरीद लिया है। अब कोरोना की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,000
142 नए मामले सामने आए। इस अवधि में 17,600 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। नए मरीजों की संख्या की तुलना में ठीक होने वालों की तादाद बढ़ी है। वहीं बीते 24 घंटे में 22 लोगों ने कोरोना से जंग हार गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जो परिणाम आ रहे हैं उनमें से ये बात सामने आई है कि कोरोना के नए मामलों में 90% से अधिक केस ओमिक्रॉन के हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में गुरुवार को 2,41,457 सैंपल की जांच की गई, जिनमें कोरोना संक्रमण के 16,142 मामले सामने आए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद शुरू हुई बगावत। नैनीताल बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शाह का इस्तीफा हुआ है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भेजा गया इस्तीफा। भीमताल विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। मनोज शाह के साथ 400 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो राम सिंह कैड़ा को टिकट देने से नाराज चल रहे थे मनोज शाह। राम सिंह कैड़ा कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद से मनोज शाह की नाराजगी देखी गई थी। वहीं कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल हो गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनकी घोषणा होगी, जबकि कई दौर के मंथन के बाद भी कांग्रेस की 5 से 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ था। प्रदेश के बीजेपी 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरुआत से ही तेजी दिखाने के बाद पहली सूची जारी करने के कुछ पिछड़ गई है, लेकिन अब हो सकता है कि आज कांग्रेस की सीट जारी हो जाए। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के सभी 70 प्रत्याशियों के मंथन के बाद उनका नाम फाइनल हो चुका है और आज ये सूची जारी हो सकती है। इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस अपने सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान भी कर सकती है। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए। नवीन, आखिरकार अब ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि 70 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके थे। जो पेच था, जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, मंथन के बाद समाप्त हो चुके हैं और सीएम कैंडिडेट का नाम भी सामने आ सकता है। तो क्या कुछ होने वाला है कांग्रेस में आज? जी, निश्चित तौर पर लगातार कांग्रेस में जो बैठकों का दौर है वह जारी था। इसके साथ ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय कांग्रेस समिति की जो बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि लगभग जो 70 सीटें हैं उस पर आपसी सहमति बन गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लिस्ट में देरी से जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो निराश जरूर हुए थे। लेकिन अब जो लिस्ट फाइनल हो गई है तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों में खुशी का भी माहौल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि किसके सामने कौन सा प्रत्याशी आएगा या लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो कांग्रेस मुख्यालय की बात की जाए तो लगातार जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो प्रत्याशी हैं उनका पहुंचना भी शुरू हो गया था कि जल्द से जल्द लिस्ट निकाली जाए, जिससे कि चुनाव प्रचार प्रसार में क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो साफ तौर पर प्रत्याशियों का यही कहना था कि जल्द से जल्द अगर लिस्ट निकाली जाएगी तो हम जनता के बीच में जाएंगे और अपने माध्यम से कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे। और जिस तरीके से क्योंकि लगातार क्योंकि उत्तराखंड एक सीमांत कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रचार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लोगों को जाने में जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो प्रत्याशियों को यह इंतजार था कि जल्द से जल्द लिस्ट निकाली जाए। और लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में भी जारी था, तो कहीं ना कहीं अब कुछ देर बाद ही बिल्कुल नवीन, तो इंतजार है अब उत्तराखंड के लोगों का कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची कब जारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। एक बड़ी खबर आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे। पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव और लगातार वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और चुनावी ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ जो पुरानी योजनाएं हैं उनको चालू करने की बात कर रहे हैं। तो आज भी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोपहर 1 बजे। पार्टी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे और सूबे के लिए ऐलान भी करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव क्या कुछ खास लेकर आते हैं सूबे के लिए, सूबेवासियों के लिए। चलिए इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों अपडेट के लिए आप देखते रहें जनता टीवी।